Welcome to our podcast. Today we have with us Anushri ma'am, a passionate English teacher. Welcome ma'am. Thank you so much ma'am. So ma'am, as आप एक बहुत brilliant English teacher है, तो मेरा first question आपसे ये है कि एक बच्चा अपनी रीडिंग स्किल्स कैसे improve कर सकता है, स्पेशली विद कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट? राइट, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको सबको ये बता दूं कि इंग्लिश इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट. एग्जैक्टली. It consists of 4 major skills, and that is LSRW: listening, reading, speaking and writing. और इन्हीं स्किल में से जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा है that is based on reading, right? तो बच्चा अपनी रीडिंग स्किल्स को कैसे एनहांस करे, कैसे इम्प्रूव करे ताकि वो कमांड ले सके अपने कॉम्प्रीहेंशंस पर जो स्कूल एग्जाम्स में या बोर्ड्स में आते हैं, राइट? और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत कम मार्क्स के हैं. अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो 20 मार्क्स का है रीडिंग सेक्शन. और मेरे अकॉर्डिंग जो मैं बच्चों को बताती हूँ कि जो रीडिंग सेक्शन है और जो ग्रामर है ये टोटल मिला के 30 मार्क्स का होता है बच्चों को. और ये दोनों ही टॉपिक्स बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है क्योंकि या तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है या फिर 1 लाइन और 1 वर्ड आंसर में रहता है. तो बच्चा इसमें बहुत अच्छे से पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकता है. बिल्कुल राइट. सो अगर मैं रीडिंग पार्ट को एनहांस करने की बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ है, जब बच्चा पैसेज को पढ़ रहा है तो उसको ये समझना है कि इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है, क्या इस पैसेज के अंदर किस सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है. अगर वो इसको एनालाइज करेगा तो उसके लिए सेकंड पॉइंट पे काम करने में इजी हो जाएगा, जो कि है समराइज कर देना टेक्स्ट को. अगर आप टेक्स्ट को समराइज करते हैं अपनी खुद की लैंग्वेज में तो आपके लिए इजी हो जाता है टू अंडरस्टैंड इट कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट ऑल्सो, राइट. और थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बच्चों को मेनली क्या करना चाहिए, जब भी वो कोई भी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी रिलेटेड है या फिर कोई इन्फॉर्मेटिव मतलब उसके अंदर दी गई है इन्फॉर्मेशन, राइट, तो उनको उस पर अंडरलाइन करनी चाहिए ताकि उनको वो रिलेट कर सके जब वो क्वेश्चन के पार्ट पे जाएंगे. तो उनके पास में इजी रहेगा कि अच्छा ये मैंने वहाँ पे पढ़ा था, अब मुझे डायरेक्टली आंसर लिखना है नीचे. तो ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को रीडिंग के अंदर ध्यान देनी चाहिए अपने. और एक और चीज़ भी कर सकते हैं बच्चे, खुद से ही क्वेश्चन फ्रेम करें उस पैसेज को लेके और कम से कम 2 बार तो पैसेज को पढ़ना ही चाहिए. एक बार पढ़ा, क्वेश्चंस पढ़े और फिर सेकंड टाइम जब पैसेज को पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो उस हिसाब से पैसेज को पढ़िएगा. तो कम समय आपका लगेगा क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स द पैसेज वो अच्छी हो जाएगी. डेफिनेटली. तो बेसिकली मैम ने समराइज किया है बहुत इजीली. एक पैसेज को आप पहले समराइज करें, अंडरलाइन करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जैसे कि मैम ने कहा एक माइंड मैपिंग भी होनी चाहिए, क्वेश्चंस फ्रेम करना चाहिए आपको. बिल्कुल. सो दैट्स ऑल. तो इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि एक बच्चा अपनी राइटिंग स्किल्स और उसके साथ ही वोकैब को कैसे इम्प्रूव कर सकता है? राइट. सो राइटिंग स्किल से पहले मैम मैं वोकैबुलरी पे आती हूँ. बिल्कुल. अगर मैं वोकैबुलरी की बात करती हूँ तो बच्चों को आजकल तो पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं और अपने बच्चों के अंदर बहुत अच्छी अच्छी हैबिट्स बचपन से ही लाइक सिंस देयर चाइल्डहुड वो डेवलप करना चाहते हैं. तो उसमें से वन ऑफ द हैबिट इज़ रीडिंग, राइट. तो आजकल स्कूल के अंदर भी या पेरेंट्स भी रीडिंग को बहुत ज़्यादा एनहांस करते हैं बच्चों की लाइफ के अंदर, जो कि करना भी चाहिए. लेकिन मैं इस चीज़ से भी मना नहीं कर सकती कि हर एक बच्चे को ही रीडिंग पसंद हो, ये भी ज़रूरी नहीं है, राइट. तो क्या होना चाहिए कि सबसे पहले बच्चे की इंटरेस्ट जानना चाहिए कि उसको किस तरीके का टेक्स्ट पढ़ने में, किस तरीके का कंटेंट पढ़ने में उसको अच्छा लगता है या उसमें वो इंटरेस्ट शो करता है. अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो जब मैं स्कूल में थी तो मेरे पेरेंट्स ने टाइम्स ऑफ इंडिया स्टार्ट किया कि अब हमारी बच्ची को हम टाइम्स ऑफ इंडिया देंगे तो उसकी इंग्लिश की वोकैबुलरी, स्पीकिंग, राइटिंग सब अच्छा हो जाएगा, राइट. तो मैं जब पढ़ती थी तो मुझे वो न्यूज़पेपर पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था. मुझे उसको पढ़ने में ऐसा लगता था कि बस क्यों पढ़ रही हूँ मैं, मतलब कहीं से भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है. तो व्हाट माय फादर डिड, उन्होंने मुझसे पूछा कि इस पूरे पेज में आपको सबसे अच्छा पेज कौन सा लग रहा है. तो फिर मैंने पॉइंट आउट किया जहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स थी, कलरफुल, फेमिलियर फेसेस थे. मैंने उस पेज के ऊपर बोला कि ये मुझे अच्छा लग रहा है. तो वो जो पेज था दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बॉलीवुड. ओके.
तो उसमें भी वोकैब तो है ना, इंफॉर्मेशन तो उसमें भी है। हम जिस पर्पस से पढ़ रहे हैं वो तो हमारा फुलफिल हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी रीडिंग के अंदर हमारी वोकैब तो एनहांस होगी। बिल्कुल। तो मुझे वहां से स्टार्ट करवाया उन्होंने, और फिर मेरी पसंद की चीजें मुझे लाके दी जो कि रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक पे होती थी। जस्ट लाइक मांगा हो गया, कॉमिक्स हो गई। एग्जैक्टली। तो वही बच्चों को अपना इंटरेस्ट पहले तो समझना है कि कौन सी उनको कौन सा रीडिंग, कौन सा टेक्स्ट पढ़ने में मजा आता है, तो पढ़ना सबको चाहिए। और सिर्फ रीडिंग ही एक ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं जहाँ पे बच्चा अपनी वोकैब एनहांस कर सकता है। उसमें से वन ऑफ द बेस्ट है कि बच्चा विद पेरेंट्स मूवीज देखते हैं आजकल, ठीक है, घर में सब चीजें अवेलेबल है, तो आप सबटाइटल्स ऑन करिए। सबटाइटल्स ऑन करेंगे, उसके नीचे बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आते हैं। हम खुद ये सोचते हैं कि अरे इस वर्ड का क्या मतलब है ना, और नीचे अगर वो वर्ड का मीनिंग हमको दिख जाता है तो बहुत ही ज्यादा हमारी वोकैब ऑटोमेटिकली एनहांस होगी। एग्जैक्टली, मीनिंग भी हो जाएगा, वोकैबुलरी भी हो जाएगी। एग्जैक्टली, दोनों ही आपकी चीजें वहाँ पे फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद में बच्चों का म्यूजिक में इंटरेस्ट, आप इंग्लिश सॉन्ग सुनिए। हो सकता है कि आपको कोई पर्टिकुलर बैंड पसंद हो सकता है आपको कोई पर्टिकुलर सिंगर पसंद हो, कोई कंपोजर पसंद हो, आप उसका म्यूजिक सुनिए। वो भी आपको कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश में वोकैब में एनहांस करें। जस्ट लाइक आज बच्चे बहुत क्रेजी हैं टेलर स्विफ्ट के पीछे, दे आर स्विफ्टीज। एग्जैक्टली, जो भी उनको पसंद है वो। तो अब आते हैं हम राइटिंग पार्ट पे। मैंने वोकैब इसलिए पॉइंट बोला क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी तो आपकी जो राइटिंग पार्ट है ना वो उतना ही एक्सप्रेसिव बनेगा, उतना ही इम्प्रेसिव बनेगा। तो अगर, क्योंकि यू हैव दैट वर्ड बिल्डिंग टू एक्सप्रेस योर थॉट्स राइट इन राइटिंग पार्ट। तो अब आते हैं हम राइटिंग पार्ट पे। अगर स्कूल एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो राइटिंग पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे नंबर 1 पे जो चीज आती है दैट इज द फॉर्मेट और द लेआउट, राइट। क्योंकि आपको हर एक राइटिंग पार्ट का एक फॉर्मेट दिया गया है। वो फॉर्मेट इसलिए ही दिया गया है ताकि आपकी राइटिंग पार्ट प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, राइट। जितनी प्रेजेंटेबल होगी, जितना अच्छा आपने फॉर्मेट में लिखा होगा, उतना अच्छा आप स्कोर करेंगे। डेफिनेटली। एक और चीज मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हम राइटिंग के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, राइट, वो पूरे मार्क्स नहीं ला सकते। मिथ है बेसिकली। हाँ, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं ये मानती हूँ कि बच्चा राइटिंग के अंदर भी पूरे मार्क्स ला सकता है, अच्छा स्कोर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, अगर वो इन पॉइंट्स का ध्यान रखे। तो फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मेट, आपको प्रेजेंटेबल रखना है अपनी राइटिंग को विद अ गुड हैंड राइटिंग ऑफ कोर्स, राइट। और सेकेंड पॉइंट जो है वो है कलेक्शन ऑफ आइडियाज। अब बच्चे ये नहीं समझ पाते मैम कि आइडियाज क्या होते हैं, राइट। तो आइडियाज से अगर मैं बोलूं तो कोई भी जो सब्जेक्ट आपको दिया गया है, आपका क्या व्यू पॉइंट है उसको लेकर, आपके क्या थॉट प्रोसेस है उसको लेकर, आप किस चीज के बारे में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस शेयर कर रहे हैं, वो सारे आइडियाज होते हैं, राइट। तो उन आइडियाज को एक सीक्वेंस में होना बहुत जरूरी है। अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो एक टर्म है कोहेरेंस। कोहेरेंस को हम बोलते हैं, अगर उसका मीनिंग देखें हम लिटरल मीनिंग, तो उसका मतलब है किसी भी चीज को एक प्रॉपर ऑर्डर में लॉजिकली रखना, राइट। तो अगर आपने किसी भी राइटिंग पार्ट को 3 पैराग्राफ लिखे, उसको एक लॉजिकल ऑर्डर में रखा है, तो आपसे अच्छा राइटिंग पार्ट किसी का है ही नहीं। तो ये थर्ड पॉइंट है, कोहेरेंस पे आपको ध्यान देना है। एंड लास्ट पॉइंट इज माइंड मैप। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे माइंड से स्किप हो जाते हैं आइडियाज, मैं उतना प्रॉपरली नहीं लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रही हूँ, तो आप माइंड मैप बनाइए। उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आप माइंड मैप बनाइए और फिर जो आप लिखना, मेन जो आप कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे, उसको नेक्स्ट पेज से, न्यू पेज से स्टार्ट करिए और उसकी हेल्प लीजिए ताकि आपका ऑर्डर, एक सीक्वेंस प्रॉपर रहे। बिल्कुल, बेसिकली पूरा मैप करिए पहले, गो थ्रू करिए, दोबारा उसको वापस पढ़िए, बिल्कुल, इट विल ईज आगे, राइट। तो आपको ये भी पता रहेगा कि आपने जो आइडियाज लिखे हैं वो आपके सारे इंक्लूड हो गए, एक सीक्वेंस में हो गए। तो बेसिकली ये 4 पॉइंट्स हैं अपनी अच्छी राइटिंग को करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए। कि आपका फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि आपका फॉर्मेट में होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कलेक्शन ऑफ आइडियाज बहुत इंप्रेसिव होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि आपको अपनी राइटिंग स्किल्स के अंदर आपको बहुत अच्छे इसको सीक्वेंस में रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आइडियाज़ को, जो आप अच्छे आइडियाज शेयर कर रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट, टू मेक अ माइंड मैप।
बिल्कुल मैम, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया. थैंक यू. सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, इंग्लिश का सबसे बड़ा पार्ट है ग्रामर. तो आपके अकॉर्डिंग एक बच्चा ग्रामर को मास्टर कैसे कर सकता है? आपने खुद ने ही कहा अभी कि बहुत बड़ा पार्ट है इंग्लिश का ग्रामर. ऑब्वियसली बहुत बड़ा पार्ट है. स्पीकिंग हो जाए, राइटिंग हो जाए, रीडिंग हो जाए, सबके अंदर ही हमें ग्रामर को ही यूज करना है. बिल्कुल. सो अकॉर्डिंग टू मी और इन माई ओपिनियन, ग्रामर इज इक्वल टू मैथमेटिक्स. ओके. या क्या होता है मैथमेटिक्स में? रूल्स होते हैं, बच्चे उनको याद करते हैं, उनको मेमोराइज करते हैं, उनको अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. बिल्कुल. राइट. सेम विद ग्रामर. ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं, आपको उनको मेमोराइज करना है, पढ़ना है. मेमोराइज कैसे हो सकता है? जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से आपको रूल्स याद रहेंगे. राइट. तो एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है उन रूल्स की. तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. रूल्स पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और आपकी ग्रामर ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी. ग्रामर अच्छी होगी तो बाकी तीनों जितनी भी स्किल्स हैं सब पर आपका कमांड बहुत अच्छा हो जाएगा. बिल्कुल मैम. सो लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट विद अ कोट. Grammar is equals to mathematics. That's what you said, ma'am. Correct. So thank you so much, ma'am, for coming and for sharing your insights with us. Thank you. Thank you so much.